कि रिप्लेसमेंट के लिए सम जब आप क्रिएट करते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट, ठीक, इसकी बात हो रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से हल्का सा उसको रिवाइज करते हैं सारे अपने उसको, कि ये जो डेप्रिसिएशन फंड होता है ये क्या है, ये आपकी एसेट वैल्यू को केवल शो कराता रहता है फुल्ली, और इधर एक फंड क्रिएट हो जाता है जो बैलेंस शीट को बैलेंसिंग दे देता है, इतना काम करता है केवल। लेकिन जब आपको इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करना है मीन्स ही वो आपके लिए क्या काम करता है, इट गेट्स सब मनी एट द टाइम, आप अलग करते चले जाते हो एट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्लेस सच एसेट्स एट द एंड, तो उस समय इट विल प्रोवाइड यू सम हेल्प एट लास्ट। तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होता है वो हम उसमें डालेंगे हर बार इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में। अब इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में जो गया उस पर जो इंटरेस्ट बनकर आया उसको रिवर्स करेंगे इसमें फंड में, डेप्रिसिएशन फंड में, ठीक। तो जब डेप्रिसिएशन फंड में उसको रिवर्स करेंगे हम, तो डेप्रिसिएशन का जो हमारा इधर जो बनाया हुआ है एक बैलेंसिंग वाला केवल डेप्रिसिएशन फंड, मतलब क्रेडिट साइड वाला, ये काम होता चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो एसेट पे बढ़ रहा है आपका साइड बाय साइड बैलेंस शीट में, ध्यान दे के समझते रहिएगा, ये काम होता चला जाएगा। और इसको हम करते क्या है कि जितना जितना इसको क्रिएट करते हैं हर साल जितना डेप्रिसिएशन काटते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालते चले जाते हैं ध्यान से। तो वो एक एसेट बनती चली जा रही है हमारी, और जब आपकी एसेट जो यूज में है रिप्लेस होगी, जिसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट क्रिएट होगा कि जो उसको बैलेंस कर देगा। ये इसका बेस थॉट है। या आपने जब इसको हटाया एसेट अकाउंट को, तो एक मनी क्रिएट हो जाएगी आपके पास, जिससे आप एसेट को लेकर के कुछ काम फर्दर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हुई है? तो हमको वो अमाउंट लगातार डालना है जो आपके लिए क्या हो, कि जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में इसमें आप डालते चले जा रहे हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में, वो आपको डालते रहना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जिससे कि इसकी बैलेंसिंग बराबर बनी रहे और लास्ट में आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। क्लियर? यहाँ तक की बात हो गई है। एंट्रीज पे हम लोग आ रहे थे, तो एंट्रीज फटाफट से देख लेते हैं। कल 3 मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल नॉर्मल एंट्री चलेंगी, 1 डेप्रिसिएशन विद द डेप्रिसिएशन फंड, क्योंकि एसेट की वैल्यू को हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। फिर वो डेप्रिसिएशन हर साल का हर साल आप डाल दीजिए P&L में, और उसके बाद जो आपकी तीसरी एंट्री क्या थी कि जितने का डेप्रिसिएशन है उतने से आप इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट को क्रिएट कर दीजिए, मतलब इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 3 तो हर साल की नॉर्मल एंट्री है। ओके, अब जब ये इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये आपको वापस दूसरी साल से किस में डालना है, जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट। भाई आपने कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए तो कुछ उसके रिटर्न्स आ रहे होंगे, तो वो जो रिटर्न आ रहे हैं उनको आप वापस डाल दीजिए अपने फंड अकाउंट में, जो क्रेडिट साइड वाला है उसमें डालते चलिए। कि ये जो नोशनल अकाउंट हमारा क्रिएट है, ये जैसे ही रिड्यूस होगा या खत्म हो रहा है, क्योंकि इसको तो बाद में जाके एसेट में मिलना होता है, तो ही तो मेरे पास पैसा बचेगा, तभी तो पता चलेगा कि हम सही ढंग से कितने से रिप्लेस कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट इसका काम क्या है कि मैंने क्या बोला, जितने जितने से आपका हर साल फंड में आप डेप्रिसिएशन काट रहे हो उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में डालना है। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि वट एवर द डेप्रिसिएशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वट एवर द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज, और इसमें जो इंटरेस्ट आके जुड़ा, ये दोनों की फिगर मिला के इसको डालेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक। फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मुझे मिला, उस इंटरेस्ट को हम जोड़ लेंगे हमारे रेगुलर डेप्रिसिएशन अमाउंट में, और इनको जोड़ करके
जो वैल्यू आ रही है वो इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में डालेंगे। तो सेकेंड ईयर में एंट्री तो सेम रहेगी हमारी कि इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट जो फिगर है दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, उसमें चेंज आएगा और उसमें डेप्रिसिएशन के साथ आपको वो इंटरेस्ट भी आप ऐड कर दीजिए कि जो आपका डेप्रिसिएशन फंड में गया है। ठीक, अगर आप देख के आए होंगे, मैंने बार बार बोला था थोड़ा सा घर से देख लीजिएगा, इसीलिए मैं हल्का हल्का रुक भी रहा था। तो अगर आप देख के आएंगे तो चीजें काफी आसान होंगी आपके लिए और समझ आ रही होंगी। ठीक है ना। अब जब हम लोग इसके बाद तीसरी साल में आएंगे तो तीसरी साल में क्या होगा आपके लिए कि अब फंड अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा बेटा, क्योंकि हमने जहाँ इन्वेस्ट किया है वहां हमने पहले साल एक अमाउंट डाला, मान लो 10,000 रुपए डाले, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो हमारे अकाउंट में ही तो आएगा, हमने उसको ट्रांसफर किया हुआ है इधर। अब जल्दी आया करो बेटा, रुकना पड़ता है उसमें भी अलाउ करने में भी। ठीक, उत्कर्ष कठेरिया जल्दी आया करो टाइम से। अगली बात कि जब हमने इसको इसमें डाला तो नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है हमारा कि पहले साल का डेप्रिसिएशन, अब हमको जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है उसमें क्या होगा कि एक इन्वेस्टमेंट हमने डाली हुई है, मान लीजिए 10,000 रुपए की पहली किस्त डाली हुई है, दूसरी किस्त अगर हमने बढ़ा के डाली 10,000 रुपए पर 100 रुपए हमें ब्याज मिला तो वो भी हमने बढ़ा के डाली, तो अब उस फंड में कितना पैसा पहुंच गया है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उस फंड में कितना पैसा पहुंच गया है, 10,000 पहली साल का और 1,100 रुपए दूसरी साल का, तब 2,100 रुपए पर उस पर ब्याज मिलेगा। थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाइएगा तो आपको याद रहेगा, वरना थोड़ी देर के बाद उड़ेंगी ये बातें। ठीक, तो जब नेक्स्ट ईयर में आपके उस इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट की कंपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, द फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट प्लस द सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट विच इज द टोटल ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेगुलर मोड ऑफ डेप्रिसिएशन, इन दोनों का तो टोटल है सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों पहुंच गए उसमें इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में कितना पैसा हो गया, अगर हम अपने एग्जांपल से आगे बढ़े तो 10,000 पहली किस्त का, और अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1,100 रुपए दूसरे साल का, तो ये मिला करके हमारा 2,100 रुपए हो गया उसमें, सॉरी 21,000। अब वो 21,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, इसको लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, तब ये अच्छे से समझ आएगा। 21,000 पर इंटरेस्ट लगेगा और ये जो 21,000 का इंटरेस्ट 10% आएगा। ठीक, इंटरेस्ट तो 21,000 पे लगेगा ना, तो जो 21,000 का इंटरेस्ट आएगा आपके लिए, ये यस, मुझे बीच में कुछ लगा जैसे, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है, बीच में कनेक्शन कुछ है ब्रेक हुआ था। यस सर आ रही ठीक है, हाँ सर, ओके ओके, चलिए जल्दी से आते हैं क्योंकि ये टॉपिक तो पूरा कम से कम एटलीस्ट कवर ही हो जाए आज। तो हम लोग कहाँ पर थे कि अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट है वो किसी इंस्टीट्यूशन के पास है, आपने अपने यहाँ जो इंटरेस्ट का पैसा आया है वो फंड में ट्रांसफर कर दिया, उससे उसको क्या मतलब, उसके यहाँ तो दिख रहा है ना कि आपने 10,000 जमा किए थे प्लस 1,000 आपको इंटरेस्ट का मिला, फिर अगली साल आपने 11,000 जमा कर दिए, तो अब उसके पास तो है ना 21,000 रुपए। ठीक, अब जब आपने ये जमा किया हुआ है तो क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा और ये इंटरेस्ट फिर आपके खाते में आ जाएगा और आप फिर उसको ट्रांसफर कर दोगे फंड अकाउंट में। अब इससे अगली साल में क्या होगा कि ये जो आप डिपॉजिट करते चले जा रहे हो इनका टोटल प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है
ये कैलकुलेट करके आपको तीसरी किस्त बनानी है, ऐसे ही चौथे किस्त बनानी है, एंड सो ऑन इट वर्क्स विल बी गो ऑन। ऐसे ही ये काम चलता रहेगा, जैसा पहले साल से दूसरे साल में हुआ। पहले साल से दूसरे साल में फिर से दोहरा रहा हूं मैं, आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट गया, ओके, उस पर जो इंटरेस्ट आया, ये दोनों मिलके एक अमाउंट बन गया। इन दोनों के टोटल को आपने इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में जमा किया, ट्रांसफर किया। क्लियर? ऐसे ही तीसरे साल में बेटा क्या होगा कि तीसरे साल में आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट प्लस जितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो आपकी 2 किस्तें चली गई प्लस 2 बार का इंटरेस्ट हो गया, इस पे जुड़ के इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा ना वो इंस्टीट्यूशन जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होके आया हुआ होगा, क्योंकि आपने तो उसमें ट्रांसफर कर दिया है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में, तो जो जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जाता जाए, आप डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में डेप्रिसिएशन डाल लो, तो जितना डेप्रिसिएशन डाल लो उतना ही आप इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर इंटरेस्ट भी उसमें डाल लो, तो जो जो इंटरेस्ट मिलता जा रहा है उसको भी अगली किस्त में डेप्रिसिएशन में जोड़ के आप इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट में डाल दीजिए। यहाँ तक की बात क्लियर? ये प्रक्रिया चलेगी आपकी साल बाय साल, रेगुलर मोड में वही 3-4 एंट्री आएंगी। यहां तक की बात क्लियर है? इज एनीबडी एनी डाउट? प्लीज बेटा। नो सर। ओके, तो अगर यहां तक की आपकी सारी बात क्लियर हो गई है तो इससे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाक से। और अगले उसमें क्या होगा कि आखिरी साल आ जाएगा आपके लिए, और जैसे ही आखिरी साल आने वाला है, हल्का सामने इस पे आए थे लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि इंटरेस्ट और इन सब जगह पर डाउट लगातार बने होंगे, तभी मैं जरूर देख के आओ। जब आप देख के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप जल्दी से हम लोग इस पे आ जाते हैं कि लास्ट ईयर में आपको करना क्या है, या अब उस पैसे को खाली करो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक, उसको खाली करिए आप। तो अब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिए, तो इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऐसे ही तो पैसा आएगा आपके पास। तो ये पैसा आपके पास अब आ गया वापस। तो नाउ यू हैव सम मनी। आपको समझ आता जा रहा है कि नाउ यू हैव द सम मनी, वो आपके बैंक में ऑलरेडी आ गई है। अब आपकी अगर एसेट डिस्कार्ड भी हो रही है तो एक आपकी एसेट साइड में एक बैलेंस तो इन्वेस्टमेंट फंड से आ चुका है ऑलरेडी। अगर अब आपकी एसेट डिस्कार्ड हो रही है तो अब आपके पास रिप्लेसमेंट के लिए ऑलरेडी पैसा है, जो अब आपको लगातार नहीं लगाना एट द लास्ट टाइम की इकट्ठा मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो अब मुझे अपने किसी सोर्स ऑफ फंड से उसको ट्रांसफर करना है या वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब होनी, कुछ नहीं करना। रेगुलर मोड में आप केवल उतना पैसा इन्वेस्ट करते चले गए जितने जितने से वो एसेट डेप्रिशिएट हो रही थी। ठीक, बिल्कुल बढ़िया मॉडल है इसको समझने का कि जितने साल किसी की उम्र घट रही है, बढ़ रही है, उतने साल उसकी जिंदगी कम हो रही है। एग्जाम्पल बड़ा है ये, लेकिन ये बिल्कुल काम करेगा। जैसे जैसे आपकी एसेट की कीमत कम हो रही है, मतलब डेप्रिशिएट हो रही है, वैसे वैसे उतने अमाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट फंड बढ़ रहा है। ये रिलेशन जैसे ही आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी उसमें क्रिएट करने में नया नहीं हुआ। जितनी वैल्यू से हमारी एसेट डेप्रिशिएट हुई है ईयर बाय ईयर, उतनी वैल्यू से हमने अपने इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट को रेस अप किया है, प्लस इंटरेस्ट और उसमें डालते चले गए जो मुझे मिलता चला गया है। फंड तो बेटा तभी बनेगा ना, अगर हमने अपने को मिलने वाले इंटरेस्ट को हम हटाते चले गए, हर बार हटाते चले गए, तो फंड में तो फर्क पड़ेगा। तो हम, क्योंकि हमने इधर ट्रांसफर कर दिया है, ध्यान देना, अगर हम उसको अपने पास रोके रहते एसेट में, थोड़ी गूढ़ बात कर रहे हैं हम आपसे, अगर हम उसको उस इंटरेस्ट को जो मुझे मिल रहा है अपने पास, अगर ये एसेट साइड है इसमें रोके रहते, तो मुझे इंटरेस्ट का अकाउंट जोड़ के फर्दर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब हमने यहां से इंटरेस्ट को हटा के इधर डाल दिया था क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन फंड में। तो हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट का फंड था उसमें इंटरेस्ट तो इंक्लूड ही नहीं होता कभी, हमेशा क्या इंक्लूड होता चला जाता, जो आप डेप्रिसिएशन डालते चले जा रहे हो वही आपका बन के आ जाता। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट पूरी आपको दिखाई देती है इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट की भी तो रियल पिक्चर सो हो कि इससे मुझे मिला क्या, वो तब पता चलेगा कि जब हम जो इंटरेस्ट मिलता जा रहा है उसको भी उसमें डालते चले जाएं। यहां तक
मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग इसको बेच देंगे। जब हमने इसको बेच दिया तो पैसा आ गया, फिर आप वही सारी लास्ट ईयर में अब आपको करना क्या होता है कि अब जब जैसे ही आपने रियलाइज किया इसको, फंड पैसे को, तो अब क्या होगा, या तो इसमें प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट फंड मुझे तो दिख रहा है ना कि हमेशा प्रॉफिट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में केवल इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट अगर मेरे किसी ऐसी जगह पे है कि एट द टाइम ऑफ रियलाइजेबल उसकी वैल्यू कुछ और होती है, ठीक ना। एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू रियलाइज सच इन्वेस्टमेंट, वैल्यू मे बी डिफर और चेंज, वो रिड्यूस भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। होता है ना इन्वेस्टमेंट में, वो रिड्यूस भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ये बिजनेस है, तो बिजनेस में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश हमको आपको लेके चलनी पड़ेगी। केवल आप ये सोच के नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे कि ये जो है बिल्कुल हमारा कोई एफडी नेचर का या उसका डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट है, ये हमेशा ही बढ़िया ही चलेगा। ठीक, कोई ऐसे भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कंपनी है किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक, तो उनमें रिड्यूसमेंट भी आ सकता है और बढ़ भी सकता है। तो जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट बिका, इसमें प्रॉफिट हो गया। अब इसमें प्रॉफिट हो गया तो क्योंकि मैंने इसको क्रिएट ही इसलिए किया था कि हमको एसेट से रिड्यूस कराना है, अब इसमें प्रॉफिट हो गया है, ठीक। तब मुझे क्या कर देना चाहिए, इन केस ऑफ जब भी हमारे पास इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, देन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिट बैलेंस बच रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस बच रहा होगा, तभी तो प्रॉफिट आ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट में, और इसको आप टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, जो हमारा इधर का डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट है उसमें भेजो, इसको खत्म करो। यही तो सारा झगड़ा है। ये जब खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल रियल पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि ये तो नोशनल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, केवल है कुछ नहीं, ठीक। तो इसको आप डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करिए फौरन, अगर प्रॉफिट आ रहा है। अगर लॉस आ रहा है तो ये रिवर्स है, ठीक, लॉस आ रहा है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब जो पीछे की आपने इससे पहले वाली क्लास में जो बात हुई थी हमारी आपकी, कि आपकी जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट है वो बनता किस लिए है, कि वहां पर हम लोगों ने क्या लिया था, एसेट को बेचने के लिए क्या कौन सा अकाउंट क्रिएट किया था, जल्दी से कोई बताएगा मुझे, तो पता चल जाएगा कितना याद है कुछ कल का। एक और, डिस्पोजल अकाउंट सर। यस, डिस्पोजल अकाउंट, करेक्ट। तो अगर वहां पे हमने डिस्पोजल अकाउंट किया था, तो यहाँ पर हमको क्या कर लेना चाहिए जल्दी से फंड के लिए, कि डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट, अब इसे खत्म तो करो जो क्रेडिट बन के खड़ी हो गई है। जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को आप डेबिट करिए और रेस्पेक्टिव एसेट के अगेंस्ट में, जो आपकी एसेट है, क्योंकि यहाँ तो आपने ऑलरेडी एक फंड क्रिएट करके अपने लिए रास्ता बना ही लिया है, तो डिस्पोजल की जरूरत नहीं। तो रेस्पेक्टिव एसेट को पूरा पूरा ला के आप इसमें एडजस्ट करा दीजिए, ठीक। तो आपका काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसके साथ ही। और इसके बाद अगर कोई चेंज आ रहा है एसेट में, क्योंकि आपने अब एसेट को तो बेचा नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपने अपनी एसेट को तो बेचा ही नहीं है इसमें। एसेट तो आपने माना डेप्रिसिएट होते होते जीरो हो गई, तो अब एसेट का कुछ स्क्रैप होगा, वो बिकेगा। तो स्क्रैप अगर बिकता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप और द एसेट, आप लिखिए उसमें, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एसेट और द नेम ऑफ द एसेट, और नीचे जहां पर आपको लिखना है उसके रिकॉर्ड के लिए इन द जर्नल एंट्री, वहां लिख दीजिए बाय द सेल ऑफ स्क्रैप। ये पैसा आपका उससे रिकवर हो गया, ठीक। अब एसेट अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बच जाता है इसके बाद भी डेबिट का, यानी जो आपकी एसेट है ये जब फंड अकाउंट से एडजस्ट हुई उसके बाद भी इसकी कुछ वैल्यू बची रह जा रही है, मतलब फंड अकाउंट पूरा इसको एब्जॉर्व नहीं कर पाया, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट पूरा एब्जॉर्व नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या करना होगा उस केस में, उस केस में ये जो नुकसान है तो इसको सेल ऑफ एसेट की तरह मान के या डिस्पोजल ऑफ एसेट मान के और फाइनलाइजेशन ऑफ द एसेट और डिस्कार्डिंग ऑफ द एसेट मान के इसको आप P&L में डाल दीजिए, वो छोटा अमाउंट कुछ होगा, क्लियर। क्योंकि फंड तो आपका हर साल डेप्रिसिएशन विद इंटरेस्ट करके एक अच्छा मोटा अमाउंट हो गया होगा, जर्नली फंड ज्यादा निकलेगा, आपकी रेस्पेक्टिव एसेट कम निकलेगी,
लेकिन अगर आपने WDV लगाई हुई है तो एक दफा हो सकता है कि एसेट की वैल्यू कुछ बढ़ ही रहे। मतलब अगर आपने डिमिनिशिंग बैलेंस लगाया हुआ है और 10 साल में आप खत्म करें तो डिमिनिशिंग बैलेंस में एसेट की वैल्यू जीरो तो होती नहीं, तो कुछ ना कुछ बची होगी। लेकिन फिर भी आपने जो ये अपना फंड क्रिएट किया ये ऑलवेज ज्यादा होगा। डिमिनिशिंग के केस में कम हो सकता है केवल, क्योंकि डिमिनिशिंग में तो आप थोड़ा थोड़ा काटते चले जाते हैं ना, फिक्स अमाउंट होता नहीं है। तो फिक्स अमाउंट होता नहीं है, उस केस में थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर कम हो जाए और आपको नुकसान उसमें दिख रहा है, डेबिट बैलेंस क्रिएट हो रहा है अभी भी, तो उसको P&L में डालो, P&L डेबिट टू एसेट, और एसेट को खत्म करो। अगर उसके बाद आपकी एसेट की वैल्यू जो है नील हो जा रही है और डेप्रिसिएशन फंड के अकाउंट बढ़ रही है, तो एसेट में क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो अगर एसेट में क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो भी आप ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्पोजल ऑफ एसेट और डिस्कार्डिंग ऑफ एसेट का नाम डाल के। ठीक, तो आपके पास एक फंड भी क्रिएट हो गया, बैंक में एक बैलेंस भी आ गया फर्दर रिप्लेसमेंट के लिए, और साथ ही साथ आपकी एसेट भी साइड बाय साइड डिस्कार्ड हो गई। कोई डाउट है अब इस पर बेटा? जल्दी से पूछ लीजिए, एनी डाउट? जी बेटा, मुझे लगता है काफी सारी बातें हुई हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एनी डाउट बच्चों? नो लिख सकते हैं आप, या नो बोल भी सकते हैं, उस पर मनाही नहीं है, यस पे भी कोई रोक नहीं है। No, sir. नो? नो सर। ओके, ओके, सो मैनी नोज। तो बड़ी अच्छी बात है, कई सारे लोगों की नहीं नहीं आ गई है, बहुत सारे लोगों की। तो अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला मेथड ले लेते हैं अपना, जिसमें प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, कि इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ठीक, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में क्या होगा कि जो काम आपने इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करके किया है, तो अगर आप अपने एसेट की कोई जनरल इंश्योरेंस से एक पॉलिसी ले लो, ठीक, कोई एक ऐसी पॉलिसी ले लो, और पॉलिसी इस तरीके की हो कि लीज होल्ड पॉलिसी हो। बहुत ध्यान दीजिएगा, लीज होल्ड पॉलिसी की जो मैच्योर होती है कुछ समय के बाद में, जितने समय के लिए आपने ली है। ठीक है, वो वाली नहीं कि साल भर के लिए हमने बीमा कराया था और साल भर अगर हमारी एसेट को कुछ भी नहीं हुआ तो बीमा खत्म, जैसे गाड़ी का होता है, वो वाली नहीं लेनी है। ठीक, लीज होल्ड नेचर की पॉलिसी होती है जो रिकर करके आखिरी में आपको पेमेंट कर देती है, वो वाली ले लीजिए। तो उसमें भी यही काम हो जाएगा, हर साल किस्त जाएगी, तो लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट को डेबिट टू बैंक। ठीक, इधर आपको क्या करना है, क्योंकि अब ये सारे केस बेटा वहां पे हैं कि जहां पर हमको बैलेंस शीट को मैनेज रखना है, हर साल एसेट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करना है। तो फिर डेप्रिसिएशन बनाओ, डेप्रिसिएशन फंड बनाओ, और डेप्रिसिएशन को आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में या डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर करो, और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करो। डेप्रिसिएशन से फंड बनाओ, जैसे क्रेडिट में रेस करने के लिए बनाते हैं आप, और जो जो हर साल का डेप्रिसिएशन है उसको आप ट्रांसफर करते चले जाओ, खत्म करो उसको P&L में ट्रांसफर करके। ठीक, और डेप्रिसिएशन फंड रेस कर लो। इधर आपका पॉलिसी से बनता चला जाएगा, जो लास्ट में मैच्योर हो उसके बाद आप उसको मैच करा देना है अपने फंड से। ठीक, जो काम आपने इसमें किया वही एंट्री आखिरी में आपको उसको मैच करा देना है, बस इतना सा काम है। जो अगर कोई फायदा नुकसान हो रहा है तो जिस साल आपने इसको काम को कराया उस साल के P&L में डाल दीजिए, बड़ा माइनर डिफरेंस होगा। ठीक, कोई डाउट है? नो? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। किलोमीटर मेथड। किलोमीटर मेथड ये कहाँ पे काम करेगा, जैसे आपके पास भी गाड़ी है और केवल 1 साल रही है, किसी दूसरे के पास गाड़ी है, वो उसके पास भी 1 साल रही है। मान लो अगर आप बेचने जा रहे हो या उसको खरीदने जा रहे हो, तो एक तो सवाल आपका ये होगा यार कि कितनी पुरानी है, तो साल भर पुरानी है। दूसरा सवाल क्या होगा, चली कितनी है। दूसरा सवाल तो ये होगा ना कि चली कितनी है, चलने से पता चलेगा कि कितनी कितनी यूज हुई है, कितनी इसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है इन द टर्म्स ऑफ यूज। मीन्स जो इस तरीके की एसेट्स हैं हमारी कि जिनकी 8:45 पर एंट्री,
नो, तो कुछ ऐसी अगर एसेट एसेट है हमारी कि जिनकी कनेक्शन यूजेबिलिटी के साथ में है, तो उनकी यूजफुल लाइफ क्या मुझे टाइम से कंसीडर करनी चाहिए कि सच यूजेबल कैपेसिटी से कंसीडर करनी चाहिए? तो यूजेबल कैपेबिलिटी से कंसर्न होगी, ठीक ना। अब आपको बोला जाए कि एक यार डॉक्टर साहब ने कार ली थी, उनके यहाँ 5 साल से खड़ी है भैया, चली केवल जो है वो 100 किलोमीटर है, उसको आप ज्यादा प्रेफर करोगे, बशर्ते जो अगर कोई 5 साल में चल चुकी हो 1 लाख किलोमीटर उसको। इज इट ओके? तो ऐसे सारे केस में ऐसी सारी एसेट्स की डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ किलोमीटर्स और यूजेबल कैपेबिलिटी ऑफ सच एसेट। अगर कोई व्हीकल है या कोई और है तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी है टोटल एस्टिमेटेड, कि हाँ कोई भी कंपनी बोलेगी या आपके पास एक ऐसा डेटा होगा लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस का कि हाँ ये वाली गाड़ी है, ये कम से कम इसको इसकी लाइफ तो आप मान ही लो 2 लाख किलोमीटर या 5 लाख किलोमीटर है या 50,000 किलोमीटर है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद अब जो आपका 1 किलोमीटर आया, ये आपका डेप्रिसिएशन रेट आ गया। अगर 1 किलोमीटर चलेगी तो इतनी डेप्रिशिएट होगी क्योंकि इसकी लाइफ तो इतनी, और जिस साल आपने जितना चलाया है उस साल से उस रेट को मल्टीप्लाई कर लो और वो डेप्रिशिएशन लगाते चले जाओ। तो अगर खड़ी रही है तो इन द टर्म्स ऑफ इट्स यूजेबिलिटी वो डेप्रिशिएट नहीं हुई है, ये ध्यान रखिए, ठीक। इन द टर्म्स ऑफ इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज उसकी कुछ कीमत अलग कम हो सकती है, ये एक अलग इशू है, लेकिन यूजेबिलिटी के हिसाब से उसका डेप्रिशिएशन कम नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रही है? तो जो बहुत बड़ी कंसर्न्स हैं, अभी इसमें एक बात और मैं जोड़े दे रहा हूँ, उसके बाद आपका जवाब लूंगा मैं। अगर इसमें जो और अच्छी बड़ी कंसर्न्स हैं जो इसी में डील कर रही हैं, क्योंकि अब आपको जो मैंने बोला कि अगर कोई गाड़ी 5 साल या 10 साल पुरानी है और वो चली कम है तो उससे उसकी कीमत में असर नहीं पड़ता, आपको उतनी आसानी से ये बात हजम नहीं हुई होगी। हाँ हाँ, हम नहीं क्यों ना ले, नए नए मॉडल आ गए, नई नई सारी चीजें आ गई हैं, भले कम चली है, लेकिन अब तो आउट ऑफ फैशन है, या आउट ऑफ फैशन के अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उसमें ऐसे दरवाजा खुलता था, अब इसमें तो पुश बटन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, सो मेनी थिंग्स। और आपने डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ऑब्सोलेंस, इनके कारण भी डेप्रिसिएशन क्रिएट हो जाता है। एग्री करते हैं आप इस बात से, या आपने पीछे पढ़ा हुआ है? तो जो ये भी चेंजेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये ऑब्सोलेंसेस है। तो अब आपको क्या करना चाहिए इसमें, या बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जानकारी के लिए केवल बता रहे हैं हम कि अगर आंसर में या कहीं लिखने पड़ जाए या आपको बात करनी पड़ जाए तो आप इसको लिख पाए, ये उसका कुछ हिस्से को वो बांट देते हैं कि ये फिक्स्ड वैल्यू है हमारे एसेट की, ये डेप्रिशिएट हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ ईयर, ठीक। अगर हमारी 10 लाख की गाड़ी है तो हम बोल दें यार कि 4 लाख रुपए ऐसे हैं कि जिसपे हम डेप्रिसिएशन 10% लगाएंगे और हर साल ये इसके 40,000 रुपए कम होते ही चले जाएंगे, चाहे ये चले या ना चले। 6 लाख रुपए हम ऐसे रख लेते हैं इसके कि जो इसकी यूजेबल कैपेबिलिटी के साथ कनेक्ट है। अब आपको बात जस्टिफाई लग रही होगी, ठीक है। अगर 5 साल बाद आपसे कोई खरीदने आए तो आप कितना भी बोलो कि मेरी गाड़ी तो यार केवल 10,000 किलोमीटर चली है, तो बोलेगा अरे भाई साहब 5 साल पुरानी हो गई, नई नई आ गई है, कुछ तो कम करो। तो अब आप 5 साल के 2 लाख रुपए इजी डेप्रिसिएशन अगर आप काट चुके हैं तो आप वो तो कम कर ही सकते हैं, और 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो भी कम कर सकते हैं। फिर आपकी डील, उस डील में आपको कुछ प्रॉफिट होता है या नुकसान, बात समझ आती जा रही है? तो जब भी आपको ये मेथड लिखना पड़े, किलोमीटर मेथड और द मेथड अप्लाइड इन द व्हीकल्स, तो किलोमीटर मेथड कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन अगर आप इसके साथ में इसको भी जोड़ लेते हैं और कुछ हिस्सा उसके लिए छोड़ देते हैं और कुछ हिस्सा आप किलोमीटर्स के लिए छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। ओके, एग्री? हमारा रिस्पॉन्स देते चलो भाई, बहुत सीधी सीधी सी बात है। यस सर, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन आर रेट, मशीन आर रेट क्या चीज़ हो गई भाई? ये अगर हम कोई मशीन लेके आए हैं तो इसकी एक कैपेबिलिटी होगी, सेम इसी टाइप की चीज़ है, सेम इसी टाइप की चीज़ है।
कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी मशीन लेके आए तो उसकी कैपेबिलिटी कितने मानेंगे आप, कितने घंटे काम कर सकती है, कितनी देर चलेगी, तो वो उसकी लाइफ हो गई। उससे आप उसको फुल डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट को, तो पर आवर रेट मिल जाएगा आपको, और पर आवर रेट में आप उसको मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, जितने घंटे जिस महीने चली हो, और डेप्रिशिएट करते चले जाओ, ठीक ना। क्योंकि अब पर आवर रेट जो ये डेप्रिसिएशन का है ये बड़ा कारगर है। हो सकता है कि कोई फैक्ट्री केवल 15 ही दिन चले, तो आप महीने भर की वहां कसम नहीं खा सकते हैं भाई। जितनी डिमांड है उसी हिसाब से तो आप सप्लाई के लिए प्रोडक्शन क्रिएट करोगे। तो अगर आपकी डिमांड केवल 10 दिन के मशीन चलाने से मीट आउट हो जा रही है 8 घंटे, तो आप ज़्यादा तो चलाएंगे नहीं वेस्ट के लिए, तो उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा फिर। ठीक, घंटों में भी रद्दो बदल हो सकता है कि किसी दिन ज़्यादा घंटे चले, किसी दिन कम घंटे चले। मंथली लगा रहे हो तो सबको जोड़ लो, वीकली लगा रहे हो जो भी जैसा, तो घंटे के हिसाब से पर आवर रेट के हिसाब से ऐसे काम करेगी। ठीक, यहाँ पे भी वही फंडा लागू हो सकता है कि कुछ अमाउंट आप अलग कर दें और कुछ को रेगुलर मोड में आप काट दें। कन्वेंशनल मेथड हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। लेबर रेट मेथड, ये भी बिल्कुल उसी की तरीके से मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी की तरीके से मिलता जुलता हुआ है कि अगर कोई ऐसी एसेट आई है तो उस पर कितने रेट है हमारा, कि कितनी देर के लिए मजदूर काम कर रहा है उससे, और उसको क्या पेमेंट हम कर रहे हैं। ठीक, उससे इसका मल्टीप्लाई करके कितने समय चलिए आप डेप्रिसिएशन निकालते चले जाइए। ये लिखने के लिए है, केवल जानकारी के लिए। ठीक है, अब अगला मेथड हम लोग ले लेते हैं द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और यहां आपको लिख लेना है कि ये बाहर बहुत इस्तेमाल होता है, विदेशों में। ठीक, खासतौर से यूएस में। सम ऑफ डिजिट मेथड, तो सम ऑफ डिजिट मेथड में क्या करते हैं कि जो आपने निकाला, कि मान लीजिए जो हमारी एसेट है, जो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि 10 लाख की है, उसमें से 10,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू निकल गई और 10 साल उसको चलना था, तो 9,000 हर साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब वो क्या करेंगे कि अगर उसको 10 साल चलना है तो इस 10 साल को जोड़ो, मतलब 1+2+3+4+5+6+7 ऐसे करके इन डिजिट्स को जोड़ो ईयर की। द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, हर साल की गिनती को जोड़ो। तो ये 1 से 10 तक की गिनती जोड़ेंगे आप तो कितना बन जाएगा, 10+9 19, 19+8 27, 27+7 34, 34+6 40, 40+5 45, 44 and 3 44 47 49 50 50 बनेगा। तो अब इस केस में आपको क्या करना है कि अपनी उस 1 लाख रुपए को अगर हम स्क्रैप हटा दें, क्योंकि बड़ी फिर आपके लिए धमा चौकड़ी हो जाएगी, 90,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 50 से, तो आसानी से जिससे समझ में आ जाएगी। अगर 1 लाख की एसेट है तो अब आप यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे उसको, और पहली साल कौन सा डेप्रिसिएशन काटेंगे, पहली साल कौन सा डेप्रिसिएशन काटेंगे, एंड ईयर, जिसको आप इधर से एंड ईयर बोल लेना। तो कोई जब एसेट डेप्रिशिएट हो रही है तो यही तो उसका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, एंड ईयर, कि ये 10वां साल है, अब 9 साल की लाइफ बची, ये 9वां साल है, अब 8 साल की लाइफ बची, ये 7वां साल है, अब 6 साल की लाइफ बची, ऐसे चलेंगे। मीन्स द वैल्यू ऑफ एसेट विच इज 1 लाख डिवाइडेड बाय द 50, तो कितना अमाउंट आपका आ रहा है, कैलकुलेट करूँ, और साथ में कैलकुलेटर रखो भैया, न्यूमेरिक वैल्यू वाले भी कुछ कुछ आंसर आप देते चलेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आएगा। तो 1 लाख को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कोई मूर्धन्य छात्र बताएगा प्लीज। 1 लाख डिवाइडेड बाई 50, 2000। यस, तो 2000 आ गई 1 साल की भाई। अब आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई बाई 10, तो पहली साल आप 20,000 का डेप्रिसिएशन काटेंगे, अगली साल फिर 18,000 का डेप्रिसिएशन काटेंगे, फिर उसके बाद 16,000 का काटेंगे, फिर 14,000 का,
ऐसे कटेंगे रिड्यूसमेंट सिस्टम में, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो वैल्यू है वो पहली साल में बहुत ज्यादा, अगली साल तो उसकी वैल्यू ही कम हो रही, तो उसी हिसाब से हम एडजस्टमेंट करें। ठीक, बात समझ आएगी ये सम ऑफ डिजिट मेथड? प्लीज जल्दी से। यस सर। ओके, अब इसके लिए ये सारे जितनी तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, व्हाट वर देयर रीजंस एंड पर्पस, लेकिन इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, या कोई ना कोई दूसरी सोच होती है जो किसी नए मेथड के लिए या किसी चीज के लिए करने के लिए आदमी को जनरेट करती है। इसके पीछे की सोच क्या है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया एसेट में, तो उस साल आपके बिजनेस से ह्यूज मनी गई। एग्री एवरीबॉडी? आपने ह्यूज मनी, मान लो वो 1 लाख रुपए थे, तो 1 लाख रुपए आपके बिजनेस से गए। जब 1 लाख रुपए आपके बिजनेस से गए, तो जब अगर आप डेप्रिशिएट करते हो, और हम अपने मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, पुराने मेथड से या जो कन्वेंशनल मेथड है, तो 10 साल में हम 10,000 रुपए डेप्रिशिएट करेंगे केवल। तो हमारा जो 10,000 रुपए हम डेप्रिशिएट करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ेगा, मतलब 10,000 रुपए मेरे पास वापस आएंगे। वो ये चाहते हैं कि आपने जिस साल इन्वेस्टमेंट किया है, उनके बाद के सालों में आपको ज्यादा राहत मिले, क्योंकि तब आपको ज्यादा राहत की जरूरत है इन द टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि जितना डेप्रिसिएशन बड़ा होगा उतना प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो घटना है प्रॉफिट में से, तो आपको राहत मिलेगी ना। अगर पैसा आपके पास रुकेगा नेट प्रॉफिट में, तो जो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको राहत मिलेगी। अगर ये 10 साल वाला हम केस ले लें, तो आपको 20% का रिटर्न तो पहले साल में हो जा रहा है, जो कि नॉर्मल केस में 10% का है। ठीक, तो शुरुआत के ही 4-5 साल में आप कितना बड़ा परसेंटेज ऑफ एसेट रिकवर कर जाएंगे, जो आपके लिए ज्यादा राहत की बात है। उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपके पास मौजूद होगी, और जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल मौजूद है, उतना ही ज्यादा टर्नओवर है, और जितना ज्यादा टर्नओवर है उतना ही इकोनॉमी का ग्रोथ है, उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स है। समझ आ रही है बात? ये मोटिव है इसके पीछे, सम ऑफ डिजिट मेथड के पीछे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब आप एक रिप्लेसमेंट पे कॉस्ट आप निकाल लीजिए एस्टिमेटेड, और उसको, उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है कि कितने साल के बाद आपको चाहिए, उससे डिवाइड कर दीजिए और वो डेप्रिसिएशन लगाइए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ग्रुप डेप्रिसिएशन। ग्रुप डेप्रिसिएशन क्या हुआ कि एक जैसी एसेट्स हैं सारी, और उनमें हम लोग क्या करें कि उनको सबको मिला दीजिए, ठीक है, और उन पर आप जितने साल का भी आपका पीरियड है कि वो एसेट चलने वाली है, उससे डिवाइड कर दीजिए, और एक एसेट, एक डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। मतलब अगर कोई ऐसे बिजनेस में है कि जहां पर उसको कई सारी एसेट्स बिजनेस में यूज करनी है, और उनको वो ग्रुप कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोई इनमें हो जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, या जो लोग आपको टूर ट्रेवल प्रोवाइड कराते हैं, टैक्सी एक्सी रखते हैं, इस बिजनेस में कोई हो, तो उसके पास मान लीजिए 4 ट्रक हैं या 10 टैक्सीज हैं, मोटर कार्स हैं, अब वो एक एक का अलग अलग लगाए, तो ये भी फैसिलिटी की ग्रुप डेप्रिसिएशन आप कर लीजिए, सारी एसेट्स का टोटल लगा लीजिए, और उसके बाद जो उनकी यूजफुल लाइफ है उससे आप डिवाइड करके एक वैल्यू लगा दीजिए। ठीक, अब होगा क्या इसमें कि ये अगर पहली साल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आपके पास जो 5 एसेट आ गई वो ठीक है, उनको जोड़ो, और उन पे वो, अब आपको पता है 10 साल चलने वाली है, और आप घटा दीजिए। लेकिन बिजनेस में कुछ नई आएंगी और कुछ पुरानी जाएंगी, ये भी तो खेल चलता रहेगा। ठीक, कुछ नई आएंगी कुछ पुरानी जाएंगी, तो वहां ग्रुप आप कैसे कर पाएंगे? तो फिर आपको ग्रुप में ग्रुप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ जब मैंने आपको लिखाया था ग्रुप डेप्रिसिएशन, तो इसके साथ लिखाया था और होमोजीनियस एसेट्स डेप्रिसिएशन, मतलब उनमें वो कॉमनलिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि जो ईयर वाइज आपको मैच कर जाए। मान लीजिए किसी को, ये बड़ा ट्रक ऑपरेटर है, उसके पास 200 गाड़ियां हैं,
तो 200 गाड़ी का एक एक का डेप्रिसिएशन लगाए। अगर वो ऐसे ग्रुप बना ले कि ये इनकी लाइफ अब 10 साल वाली है, ये इस ईयर में खरीदी गई थी, इस साल मैंने ये 5 खरीदी तो इनकी यूजफुल लाइफ अब यहाँ से 10 साल है, इस साल मैंने ये 2 खरीदी तो इनकी यूजफुल लाइफ यहाँ से 10 साल है। उनको आप ग्रुप में ग्रुप बन जाएंगे, होमोजीनियस जो एसेट्स हैं, मतलब विद इन अ ग्रुप उनकी होमोजीनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी, कॉमनलिटी। उन कॉमन फैक्टर्स के आधार पर वो आप सेपरेट ग्रुप्स उनके अलग अलग बनाएंगे। ओके, और फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बाद में उनको हर ग्रुप का डेप्रिसिएशन, जो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप आपने बनाए, इनका आप कंपोजिट एक जगह कर देंगे और वो एंट्री एक साथ डाल देंगे। क्लियर हुई बात? प्लीज बेटा, क्लियर हुई बात? एनीबडी क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक, तो ये अमाउंट के हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसे रेट में आपको कन्वर्ट करना है, तो जो आपका निकल के आया अमाउंट, उसको डिवाइड कर लीजिए आप कॉस्ट ऑफ एसेट से, तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो वो रेट लगाते चले जाइए लगातार एसएलएम के हिसाब से। ठीक है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अब अगला ले लेते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी मेथड। अब स्टैट्यूटरी मेथड मतलब वो मेथड है आपके लिए कि जो कानून बोले कि ऐसे ही करना है, ठीक, उसको मानना ही है आपको। ठीक है, उसको मानना ही है आपको। जैसे एक काम और हो सकता है आपके लिए इसमें, कि जब आपको रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट निकालना है, स्टैट्यूटरी मेथड में रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट निकालना है, अगर आप चाहते हो कि वहां पे हम रिप्लेसमेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन करें, तो ये रिप्लेसमेंट कैसे निकलेगा? कोई एसेट जो आपके पास रुक रही है, उसकी जो आज की वैल्यू है, आज से आगे 10 साल के बाद क्या वही वैल्यू रहेगी? नहीं, क्योंकि अभी हम लोग एसेट के दाम तो गिरेंगे, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं कि जो इन्फ्लेशन के कारण उनमें एप्रिसिएशन भी होता है, तो उस इन्फ्लेशन को भी हम टेक ओवर करें इन द केस ऑफ एसेट। ये मैंने शायद आपको याद हो एक दिन पीछे 2-3 दिन पहले क्लास में हल्का सा डिस्कस किया था कि इस पे काम चल रहा है कि क्या इन्फ्लेशन इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब हम बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इन एक साल के दौरान भी जो हमारे इन्फ्लेशन चेंज होते हैं या चीज़ें बदल रही हैं, तो क्या एसेट्स को और इन सारी चीज़ों को हमें इन्फ्लेशन से मैच कराना चाहिए? पर इस पर कभी अभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया नहीं, और इस पर अभी सब पुराने हिसाब से ही काम चल रहा है, कम से कम इंडिया में तो चल ही रहा है। लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में स्टैट्यूटरी मेथड लगाते हो, तो वो कुछ एसेट्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कुछ एसेट्स के लिए ये सुविधा प्रोवाइड करता है आपको कि आप इस इन्फ्लेशन को लगा पाओ अपनी एसेट पे। कैसे लगेगा ये? कि इन्फ्लेशन हमें कहाँ से पता चलता है? जो आप अखबार में पढ़ते हैं या कहीं आते हैं कि महंगाई इतनी दर से बढ़ गई, तो एक इंडेक्स होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर, जिस साल एसेट परचेज हुई उस साल भी कोई इंडेक्स नंबर रहा होगा, मान लेते हैं हम 100 रहा, ठीक। और अगर हम 10 साल बेचने जा रहे हैं, 10 साल बाद बेचने के लिए सोचा है हमने, आके हम खड़े हुए हैं 10 साल बाद, तो क्या हुआ है हमारा? हमको दिख रहा है कि यार ये तो अब ये 100 से बढ़ के 140 हो गया है। ये तो मतलब सरकारी हो गया ना, स्टेटरी, गवर्नमेंट ही बोल रही है कि इतनी महंगाई बढ़ी, ये मार्केट प्राइस नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस आपसे कौड़ी की चीज कोई बहुत कीमत में खरीद सकता है, और बहुत कीमती चीज आपके लिए बेकार हो सकती है, हो सकता है उसको कोई पूछे ना, क्योंकि मार्केट प्राइस डिपेंड्स ऑन द जस्ट डिमांड एंड सप्लाई एंड द नीड ऑफ द कस्टमर, उतने पे ही केवल उसका सारा काम है। लेकिन अब इंडेक्स जो ये महंगाई का है, ये तो सरकार ही बोल रही है ना, स्टेटरी रिकॉर्ड हो गया कि ये तो इस साल थी, अब इस साल है, इस साल है, इस साल है, अब 20 साल बाद इतनी हो गई, ठीक। ये जो 20 साल बाद आई है इतनी बढ़ के,
तो स्टैट्यूटरी मेथड ये कहता है कि आप अपनी एसेट को इन्फ्लेट कर लो, वहां तक ले आओ बढ़ाकर। तो ये कैसे बढ़ेगी कि अगर हमने कोई चीज 10,000 रुपए की खरीदी थी तो उसको हम डिवाइड करें जिस साल खरीदी थी उससे। अगर 100 उस साल का इंडेक्स था तो हम 100 से डिवाइड करें तो मुझे पता चलेगा था इंडेक्स वैल्यू ऑफ यूनिट 1 कि महंगाई की एक प्रति इकाई के हिसाब से क्या वैल्यू है। ये जान पाएंगे ना हम कि जिस साल हमने खरीदी है, लिखते जाना देवियों सज्जनों, कि जितने की मैंने जिस साल खरीदी उस साल की जो इंडेक्स वैल्यू है उससे अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट वैल्यू ऑफ इंडेक्स मुझे पता चलेगी। तो अगर मेरी 1 लाख की एसेट है और 100 की इंडेक्स वैल्यू थी जब मैंने खरीदा था, तो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इंडेक्स वैल्यू ऑफ 1 मुझे 1,000 रुपए है, ये पता चल जाएगा। अब हम उसको मल्टीप्लाई कर दें द इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, जिस साल वो खत्म हो रही है आपकी एसेट या रिप्लेस कर रहे हैं आप उसको। ठीक, तो जब आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको उस साल की, उससे आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करा दें। तब आपकी एसेट जो रिप्लेसमेंट वैल्यू जो स्टेटरी फॉर्म में बढ़नी चाहिए वो कितनी हो जाएगी, 1,40,000। बात समझ आई? इतनी बात समझ आई, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिस्पॉन्स, क्योंकि बड़े नए नए तरीके की कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके सामने। हल्का रिस्पॉन्स आपका मिल जाएगा देन आई एम गेट मोटिवेटेड और गेट जस्ट वे कि आई एम इन द राइट डायरेक्शन। सो प्लीज रिस्पॉन्स। ओके, यस यस, सो मेनी यस आर देयर। तो आपको समझ आया कि ये इन्फ्लेशन, अब ये इन्फ्लेशन मार्केट प्राइस नहीं है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि अगर कहीं क्वेश्चन में या कोई आपसे चर्चा करे, इंटरव्यू में पूछे कि अब इस समय एसेट इतने की बिक रही है तो क्या बढ़ा लें, कह देना बिल्कुल नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का कन्वेंशन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही काम होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही रहेगी। अगर वो ये वर्ड डाल दे कि प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अगर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, स्टेटरी मेथड या प्राइस इंडेक्स, तब आप बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि अब यहाँ मार्केट नहीं है, ये तो सरकार ही बोल रही है कि ऐसे महंगाई बढ़ी है। ठीक, और अगर वो डिपार्टमेंट स्टेटरी मेथड अप्लाई करता है तो ऐसे करे जैसे, अब अगर आपको रिप्लेसमेंट पे जाना है तो आप एसेट हटाओगे नहीं उधर से राइट हैंड साइड से, तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा जिसको मैं एक बार दोहराना पड़ रहा है कि डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड एंड डेप्रिसिएशन पीएल में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट होता रहेगा। ये आप काम करते रहें लगातार हर साल। लेकिन जब रिप्लेसमेंट की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी हो तो उस समय जब आप जाके उसको मैच कराओगे अपनी डेप्रिसिएशन फंड से तो एसेट कुछ वैल्यू क्रिएट करेगी आपकी। तो ये लाभ हुआ आपका उस समय, वरना तो डेप्रिसिएशन फंड जाके एसेट से मिल जाएगा, काम खत्म, नो प्रॉफिट नो लॉस। कुछ स्क्रैप वैल्यू आएगी, वो आपका प्रॉफिट हुआ, और जब आप इस डेप्रिसिएशन फंड को उससे मर्ज कराओगे तो ये तो कम होगा, क्योंकि ये तो हर साल का डेप्रिसिएशन ही है केवल एसएलएम, और उसमें इन्फ्लेट हो गई है कॉस्ट ऑफ एसेट, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो जब इस डेप्रिसिएशन फंड को आप मर्ज कराओगे तो मिल नहीं आएगा, एक बढ़ी हुई वैल्यू होगी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में स्टैट्यूटरी मेथड इस तरीके से हमारा काम करेगा कि प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन को जो ये बनता चला जा रहा है इसको हम उससे मैच कराएंगे, और एसेट की वैल्यू को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ेगी कैसे, एसेट अकाउंट डेबिट होता है तो बढ़ता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। ये रिप्लेसमेंट की जो आई आपके पास, जो आप बढ़ाने के लिए अलग से पैसा निकालते चले जा रहे हो, ये फिर वहाँ पे आके रिप्लेसमेंट रिजर्व के नाम पे आप इसको बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड को, और ये फिर उसमें आपका जब ये पैसा एसेट वैल्यू पहुंचेगी तो ये बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ तक की बात आपसे हो गई है। और अब कोई मेथड छूट रहा है एक, अभी हम लोगों के पास 6 मिनट के आपके लिए और हैं, तो जल्दी से अब हम लोग AS6 की भी बात कर लेते हैं। इस डेप्रिसिएशन को सुन सुन के और भी आप बोर हो गए होंगे, तो जल्दी से AS6 के हिसाब से बात कर लेते हैं कि प्राइस लेवल चेंज का को कैसे ट्रीट करना है। इतनी बात और हो जाए, फिर आप इस पर ढेर सारी क्वेरी बना लीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में उसको सेटल कर लीजिएगा, और अगले सेशन में हम लोग
नई चीज देखेंगे उसको आप घर से पढ़ के आएंगे। बताइए क्या ले लें हम लोग नेक्स्ट? उसमें हम लोग ले लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट। आपके उसमें रॉयल्टी अकाउंट है ना, रॉयल्टी अकाउंट ले लेते हैं। ठीक, रॉयल्टी। तो इसको पढ़ के आएंगे आप लोग, जितने भी आपके पास सोर्सेस से 2-3 दिन का टाइम मिला है, अच्छे से जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो अब जल्दी से AS6 की बात कर लेते हैं 5 मिनट में। और एक दिन मैंने इसको क्लास में भी आपके हल्के से डिस्कस किया था, अब इसको दोबारा डिस्कस कर दे रहे हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास ली हुई है हमारी, तो उसको पूरी तरीके से जल्दी से समझ आ जाएगा। नए लोग तेजी से इस बात को ग्रहण करने का प्रयास करें। AS6 ये बोलता है, आपने भी पढ़ा है कि AS ये बोलता है कि किसी भी पॉलिसी में, किसी भी उसमें कोई चेंज ना किया जाए। ठीक, तब तक ना किया जाए कि जब तक उसको करने के लिए किसी नियम ने या किसी लॉ ने आपको कहा हो कि इसको बदलो। दूसरा, तब आप बदल सकते हैं, या AS1 की बातें मैं आपको सारी बता रहा हूँ, या तब आप बदल सकते हैं कि बाई एनी AS, कोई AS ऐसा डायरेक्शन दे रहा है कि आप अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, तो आप बदल सकते हैं। अगर कोई हमारा कानून ये परमिशन दे कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए, इससे हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो और बेहतर कर पाएंगे, मेरे स्टेक होल्डर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो आप कर सकते हैं। मतलब आपको चेंज करने के पहले ये 3 कारण पर अपने आप को श्योर करना पड़ेगा। मीन्स यू आर लायबल टू आंसर दीज 3 प्राइमरी कंडीशंस ऑन विच यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। इन्हीं 3 कारणों के आधार पर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ला सकते हैं, अदरवाइज नो। ये AS बोलता है, AS1। ठीक, ये हर चीज को डिस्क्लोज करना है, कोई चेंज नहीं करना। अब आप उससे बोलो कि अगर हम ये चेंज कर रहे हैं तो मुझको लगता है मैं और अच्छा डिस्क्लोज कर पाऊंगा, तो अलाउ कर देगा। अगर 2-3-4 मिनट क्लास आगे बढ़ जाए तो प्लीज माइंड मत करिएगा, इस बात को हम यहाँ खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि 9:12 हो रहा है, हो सकता है 2-4 मिनट आगे चली जाए। तो आई हैव टेकन योर टाइम एज ग्रांटेड, डोंट माइंड इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ, मैंने ये बोला तब आप चेंज कर सकते हैं। अब पॉलिसी होती क्या है, और डेप्रिसिएशन के केस में पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी यही है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे थे, अब हम डिमिनिशिंग बैलेंसिंग लगाते हैं, ये पॉलिसी है। अब हम ये मेथड लगा रहे थे, वो पलट के मैंने ये मेथड लगा दिया, कितनी बड़ी पॉलिसी है। आपको फर्क समझ आ रहा है ना इसका? अभी आपने सम ऑफ डिजिट मेथड देखा, उसमें पहली साल में 20,000 रुपए कट रहे हैं, और हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ डेप्रिसिएशन SLM में 10,000 रुपए कट रहे हैं। तो कितना बड़ा चेंज है, समझ आ रहा है आपको कितना बड़ा चेंज है? अब अगर किसी ने सम ऑफ डिजिट मेथड लगा रखा है और उसको 5 साल बीत गए, मतलब हाई वैल्यू ऑफ एसेट तो वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुका है, उसके बाद वो बोले कि अब हम क्या करेंगे, अब हम SLM लगाएंगे, तो अब जो कॉस्ट उसकी बची हुई है उसका फिर वो 10वां भाग करके आपसे काटने लग जाएगा, मतलब ज्यादा डेप्रिसिएशन काटेगा। वो आप करके देखिएगा, ये एग्जांपल के लिए मैंने केवल बताया आपको। और एनी हाउ ये आपसे एस बोलता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी चेंज की है, कारण कोई भी हो, आप SLM से डिमिनिशिंग पे गए हो, डिमिनिशिंग से SLM पे गए हो, सम ऑफ डिजिट से किलोमीटर पे गए, जिस पे गए हो, जब भी आप चेंज करेंगे ऐसी पॉलिसी, तो उस साल आपको क्या काम करना होगा, नोट डाउन और रिमेंबर इट, अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में। उस साल आपको क्या काम करना होगा, उस साल जिस साल आप ये चेंज कर रहे हैं, टू यू मे such change is applicable from the origin of the asset। मेरी बात समझ आई आपको? कि अगर आप SLM की जगह डिमिनिशिंग बैलेंस लगा रहे हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये डिमिनिशिंग बैलेंस एसेट की शुरुआत से लगेगा, मतलब विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नॉट प्रोस्पेक्टिव, आगे से नहीं पीछे से, शुरुआत से। जब ओरिजिन से लगेगा तो एक कैलकुलेशन आप डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से करिए अपनी उस एसेट का जिसको आप SLM पर कर चुके हैं 5 साल तक, तो 5 साल से डिमिनिशिंग बैलेंस का करके रखिए। ये आपका 5वां साल खत्म हो रहा है, यहाँ पे 6ठा साल शुरू हो रहा है, 10 साल की लाइफ है, तो 5 साल से डिमिनिशिंग बैलेंस का मेथड करके उसका टोटल लगा लीजिए नीचे।
कि अगर ये एसेट शुरुआत से डिमिनिशिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट होती तो कितना डेप्रिशिएशन बनता, इसका टोटल लगा लीजिए, और एसएलएम से आप कर ही रहे हैं, इसका टोटल लगा लीजिए, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द दोस पॉलिसीज इन द टर्म्स ऑफ इट्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएशन। इनकी जो फिगर्स में डिफरेंस आ रहा है इन दोनों पॉलिसीज के, इन दोनों मेथड के, उसको आप जानिए कि वो प्लस है या माइनस है, और उसको उसी साल के P&L में डाल दीजिए जिस साल से आप ये चेंज कर रहे हैं, और आगे के सालों में फिर आप वो मेथड लगा सकते हैं जो नया आपने अडॉप्ट किया है। और इसको आपको नोट में लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट के फुट नोट में, कि आई हैव चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस टू दिस, एंड ड्यू टू द चेंज द अमाउंट फ्रॉम द policy which is continuing is this, and amount from the policy which I am going to adopt is this from the very beginning, and this is the difference, may be positive, may be negative, and adjusted into the P&L. समझ आई सारी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं AS6, क्योंकि इसमें भी तो प्राइस लेवल चेंज में बड़ी सारी चीजें आ जाएंगी। आप पीछे आपकी एसेट के प्राइस लेवल कुछ और थे, अब आप बिल्कुल ही नए तरीके से शुरू हो गए तो प्राइस लेवल चेंज हुआ। ये बात समझ आई जो मैंने बोली? प्लीज एनीबडी? यार कंफर्म नहीं करोगे तो तुम्ही को ज्यादा रुकना पड़ेगा, 9:15 की जगह 9:16 तो हो ही गया, 17 हो गया अब तो। यस सर। समझ आ गई ना सबको? जिसको बेटा डाउट हो वो पूछ जरूर ले, क्योंकि ये पक्का है कि अगर आप अपने आप से इसको घर पे जाके किताब पे देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये जितने मेथड आपसे साथ डिस्कस हुए हैं, इनको अगर आप घर पे जाके किताब से समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। कहीं तो यार हमारी जरूरत है, यही हमारे आपके बीच का रिश्ता है। जितना अच्छा आपको समझ आता चला जाएगा उतना ही हमारा आपका रिलेशन बढ़िया है। ठीक, तो थोड़ा मैंने इसको अच्छा वाला टच भी दिया कि आपको फील अच्छी आए। बेसिक बात ये है कि यू हैव नो क्वेरी एंड यू आर एश्योर एंड वेरी श्योर दैट यू हैव नो क्वेरी। ये एश्योरेंस आपके पास ही होनी चाहिए। ठीक, तो मुझे लगता है इससे रिलेटेड जितनी बातें थी वो सारी हो गई हैं, और अब हम लोगों की मुलाकात वेंसडे को होगी अगले, और वेंसडे को हमारा टॉपिक होगा रॉयल्टी अकाउंटिंग। इसको आप पढ़ के आएँ, ये आपसे गुजारिश है। तो हम लोग जल्दी से अच्छा कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग अच्छा टाइम दे रहे हो, तो आप सीखो। बिगिनर्स हैं, आपके पहली साल है, जितना अच्छा आपकी अभी तैयारी हो जाएगी, आगे आपको पढ़ाई में उतना ही आनंद आएगा और उतनी ही स्मूथनेस होगी, चाहे वो BBA की हो या आप MBA में जाएं या किसी वर्क फील्ड में जाएं, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग व्हाट यू आर क्रिएटिंग, द ग्रास रूट वर्क। आप अपनी नींव बना रहे हैं अभी, ये समझ लीजिए। इंटर तक जो भी आप करके आए हैं उसके भरोसे आप रहे कि मेरे 90% आए थे, और अगर आपको एकेडमिक्स में या और शार्पनेस चाहिए अपने काम में, पढ़ाई में, तो वो उतनी मददगार नहीं होगी। आपको यहाँ फोकस बेटा करना पड़ेगा। ठीक, जो भी कैरियर ओरिएंटेड है। ओके, देन आपने मीटिंग जल्दी शुरू करने के लिए अलाउ किया, थैंक यू फॉर दैट। और अब हम लोग की वेडनेसडे को मुलाकात होती है। वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। यू टू सर। थैंक यू ऑल थैंक ऑफ यू यू। सर।